बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज पहली बार आप लोगों के साथ आपके सवालों की जवाब देने जा रहा हूं, यानी कि सवाल आपके और जवाब मेरे। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जर्नलिज़म का, उसको मैं सामने रख के जवाब दूंगा। बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे आप लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। और ये सिलसिला अब इंशाल्लाह हर वीक में एक दिन हम रखा करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद इम्प्रूव भी कर लें। तो सबसे पहले जब आप इसका जवाब मिल जाए तो मुझे अपने शहर का नाम भी लिख दिया करें, ताकि आप लोगों के साथ जो एक फ़ैमिली का रिलेशन है इसको हम मज़ीद मजबूत से मजबूत तर करते जाएँ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है आगे बढ़ाते जाएँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाबात देने शुरू करता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद अज़ीज़ साहब मेरे रेगुलर ये देखने वाले हैं, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और पीडीएम ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, तो इसके बाद आप इस्लामाबाद में क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं? अज़ीज़ भाई, ऐसा है कि खैर बज़ाहिर तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली महसूस नहीं हो रही, वही रूटीन है। अभी देखें, मैं इस टाइम भी ढाबे पे बैठा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकला और यहाँ चाय पी रहा हूँ। लोग अपनी रूटीन के काम भी कर रहे हैं और फिर भी रहे हैं। ये तो हो गई पब्लिक की बात। उसके अलावा इस्लामाबाद को आजकल खूबसूरत भी किया जा रहा है, बड़े ज़बरदस्त उसकी जो रोड्स की है उस पर काम हो रहे हैं। तो इस्लामाबाद ब्यूटीफुल इस्लामाबाद का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो बड़ा अच्छा वो काम जारी है। और मेरी तो दुआ है वो अगर लॉन्ग मार्च आता है तो कम से कम इस्लामाबाद की खूबसूरती को ख़राब ना किया जाए, जिस पर बड़ी अभी मेहनत हो रही है। तो अब बात करते हैं हुकूमत की। हुकूमत बज़ाहिर तो वो रिलैक्स है, उसमें कोई लग नहीं रहा कि वो परेशान है। आम तौर पे यही होता था पहले, जब कोई लॉन्ग मार्च की बातें होती थी तो हुकूमतें उस पर मुज़ाकरात की दावत दिया करती थी। आपको याद होगा जब 2014 में इमरान खान ने बहावलपुर के जलसे में ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे 14 अगस्त 2014 को टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो मियां नवाज़ शरीफ ने उस दिन कौम से खिताब किया और उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को कमीशन तश्कील देने की एक रिक्वेस्ट भेज दी, यानी कि वो उन्होंने प्रेशर लिया। लेकिन अभी तक मौजूदा हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर फ़ील नहीं हो रहा, बल्कि हुकूमत तो ये कह रही है कि आपने तो 31 दिसंबर के इस्तीफ़ों का कहा था, आप जल्दी करें, दें। 31 जनवरी तक का आप क्यों वेट कर रहे हैं? आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी दोहराया है। तो बज़ाहिर कोई लग नहीं रहा और ना ही कोई ऐसी एक बड़ी तब्दीली जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि पहले ऐसा कोई मार्च आ रहा होता था तो हुकूमत फौरी तौर पे एक कमेटी तश्कील दे देती थी। याद होगा गुज़श्ता साल जब मौलाना फजल रहमान साहब आए तो परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन इस दफ़ा वो नहीं दी गई। तो ये एक मुझे बड़ी तब्दीली महसूस हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी, वो अली ख़ान साहब का है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। वो पूछते हैं कि जब नवाज़ शरीफ लंदन में है तो मरीम नवाज़ जेल में क्यों नहीं है, वो बाहर क्यों है, इस पे आप बता दीजिए। देखें, मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के अलग अलग केसेस हैं और फैंस जो हैं उनका अलग है। हर बंदे को उसके किए की सज़ा उसे ही मिलती है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ मेन 2 केसेस हैं। एक चौधरी शुगर मिल है और दूसरा जो केस उनके ख़िलाफ़ इस वक्त जो था एवनफील्ड रेफरेंस है, जिसमें उन्हें सज़ा हुई और वो ना सिर्फ सज़ा उनकी सस्पेंड हुई और वो मुसलसल अदालत में पेश भी हो रही हैं। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब रिमार्क्स दे चुके हैं कि मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का केस अलग इसलिए कर देते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा तो पेश हो रही हैं और वैसे भी मैरिड को हमें करना पड़ेगा, टच भी करना पड़ेगा कि मरीम नवाज़ तो हर हेयरिंग पे पेश हो रही हैं, तो इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता कि उनकी सज़ा को सस्पेंड किया जाए। इसी तरह चौधरी शुगर मिल में मियां नवाज़ शरीफ और ये मरीम नवाज़ गिरफ़्तार थी, तो मियां नवाज़ शरीफ की जब बेल मंजूर हुई तो उस टाइम मरीम नवाज़ की भी बेल मंजूर हो गई। और उसके बाद हुआ ये कि उसमें अभी तक कोई रेफरेंस फ़ाइल ही नहीं हुआ। हाँ, अगर उसमें रेफरेंस फ़ाइल हो जाए, उसमें सज़ा हो जाए या नैब चाहे कि हम उसमें मज़ीद कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो अरेस्ट रिक्वायर्ड है, तो वो हो जाना था। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मरीम नवाज़ साहिबा बाहर हैं, जेल में नहीं है। इस तरह जी तीसरा फैसल हबीब साहब ने पूछा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का कोई बदतरीन लम्हा बता दें, काम के दौरान आप का कलम कोई ख़रीदने की कोशिश हुई। तो बदतरीन लम्हा मैं आपको बता देता हूँ, ये 29 जुलाई 2020 की बात है, जब मैं एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी साहब का केस कवर कर रहा था। तो शाखाना रेफरेंस था और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हेयरिंग चल रही थी और मैं बैठा हुआ था। तो उस दिन मैं बड़ा मुतमईन था। मैं उसी दौरान फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बड़ा अंदर से सेटिस्फाई था। तो इसी दौरान एक एक्सक्लूसिव किस्म की ख़बर आई, वो ब्रेक की
जिसके बाद बड़े दोस्त वहाँ पे मौजूद नाराज़ भी हुए कि यार तुमने हमारे साथ वो ख़बर शेयर नहीं की। ये 12 बजे के बुलेटिन की बात थी और जैसे ही वो ख़बर ब्रेक हुई, वो एक कॉल आई लाहौर से, मैंने ख़बर ब्रेक करके आके अंदर बैठा तो मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद एक कॉल आई। कॉल से पहले मुझे डेस्क से अप्रिसिएशन का मैसेज आया कि यार ज़बरदस्त, तुम छा गए, तुमने बड़ी अच्छी खबर ब्रेक की है। और एक रिपोर्टर के लिए बड़ी बात होती है कि ख़बर उसकी कितनी बड़ी ब्रेक हो। तो दूसरी कॉल जो लाहौर से आई वो HR से थी। उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो अभी हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं इदारे की, तो हम आपसे आपकी जो सर्विसेज हैं फ़िलहाल हम आपसे माजरत कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग और बदतरीन लम्हा था कि इसके अलावा और भी बड़े रहे। जब कैपिटल टीवी में थे वहाँ पे सैलरीज़ नहीं मिलती थी, बट एक अल्लाह ताला से उम्मीद थी, अपनी मेहनत को जारी रखा, इतना काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला पे नज़रें रखी। बल्कि मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जब रह रहा था तो जॉब ज़ाहिर तो मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए अपने वालिद साहब से घर से पैसे मंगवाना पड़ते थे और मैं अपने घर से पैसे मंगवा के गुजारा करता था। मैं भागा नहीं, इस हालात का सामना किया, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा वक्त लाया क्योंकि मेहनत की तो मेरा जो अल्लाह ताला ने काम में मेरा दिल लगा, मेहनत की और उस मेहनत का अल्लाह ताला ने मुझे फल भी दिया। तो वो बड़ा ज़बरदस्त लम्हात भी आए। मैंने अपना पीक देखा जब मैंने उस वक्त के वज़ीर आज़म को नाअहल होते देखा, वो मैंने केस कवर किया। उसके बाद उनको सज़ा होते देखी, वो मैंने कवर किया। इमरान खान साहब को बरी होते देखा, मैंने वो कवर किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब को इश्तिहारी होते देखा, मैंने वो कवर किया। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब को गिरफ़्तार होते हुए मैंने देखा, मैंने वो रिपोर्ट किया। तो ये मेरे प्रोफेशनल के पीक है। इसी तरह तैयबा टॉर्चर केस हुआ तो उसमें भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे बड़ी जगह से थ्रेट आते थे, बट वो अल्लाह का शुक्र है बड़ा ज़बरदस्त था, मेरे वो पीक था, बहुत मज़ा आया। तो हाँ, मियाँ साहब के केस के दौरान बिल्कुल आपने जैसे कहा कि पेन आपका ख़रीदने की, आपका ज़मीर ख़रीदने की कोशिश हुई, तो मियाँ साहब के केस के दौरान ये बिल्कुल हुआ। और यूँ मुझे कहा गया कि आप इस पलड़े में वज़न डाल दें, फिर दूसरे पलड़े की तरफ से आई कि आप इस पलड़े में वज़न डाल दें, लेकिन मैंने तराजू को यूँ पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो अच्छी तरीके से की और ईमानदारी से की और अपने ज़मीर को मुतमईन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने वो केस ऐसे कवर किए कि जिसमें मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि उस पर जब केस ख़त्म हुआ उसमें नैब जितने भी लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, सब ने हमारी तारीफ़ ही की कि यार आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़मीर मुतमईन है। ये जी फैसल हबीब आपके सवाल का जवाब था। इसी तरह अली खान साहब ने दूसरा सवाल किया है, वो ये कहते हैं कि नवाज़ लीग के दौर में वफ़द ने दो बार इसराइल का दौरा किया, इसी तरह बेनज़ीर भी मिलती रहीं, मौलाना फजल रहमान भी, और इस पर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात नहीं हो रही। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन इस पर हम हुकूमती पॉलिसी की बात करें तो गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद साहब को, उन्होंने वाज़ेह पॉलिसी दे दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई काम हम करने ही नहीं जा रहे, ये हमारे जो नज़रियात है उसके भी ख़िलाफ़ होगा। तो जब इतनी वाज़ेह पॉलिसी आ जाए तो उसमें मेरे ख़्याल में ये क्लियर है कि हम इसराइल को नहीं करने जा रहे। और सेकंड रह गई बात ये मुलाकातों की, तो देखें इसमें अभी तक ये इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कोई चीज़ सामने आए तो तभी बात है। लेकिन हुकूमत को स्टिल चाहिए, इस पर वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और जब वो इन्वेस्टिगेट करेगी तो ज़ाहिर है इसको मीडिया में डिस्कस किया जाएगा। और कुछ दिन ये अगर बात करें तो ये बात भी मीडिया से ही निकली, पहले तो नहीं थी। तो ये कहना कि बिल्कुल मीडिया से आउट है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि डिस्कस हो रहा है। लेकिन जब वो कोई कंक्रीट चीज़ आए तो उसका फॉलोअप आए तो तभी वो मज़ीद उस पर डिस्कस हो सके। बड़े ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे भाई दोस्त मेरे, जिनको मैं अक्सर जिनके कमेंट्स बड़े इंजॉय करता हूँ, मोहम्मद मुनीर जावेद साहब पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि हमारा जो पहला चैनल था उसमें भी मेरे साथ इनका रब्ता रहा। इन्होंने सवालात की एक बुछाड़ कर दिया और इतने ज़्यादा सवालात हैं, मुझे लगता है कि 2 मुझे वीलॉग उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुनीर भाई माइंड ना कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपने जो इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक सवालात पूछे उससे मैं जवाब देता हूँ। आपने पूछा शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत क्यों हुई, ये बताएं। खाकान अब्बासी साहब की ज़मानत क्यों हुई, जरदारी साहब की, मरियम नवाज़ की, ये पॉलिटिकल पहले आप बात कर लेते हैं। तो देखें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस सुप्रीम कोर्ट में जब गया, पहले तो उनकी ज़मानत नहीं हुई, और उसमें अब ये था कि नैब ने अपना केस डिफेंड करना था, लेकिन मुझे लगता है कि नैब उस तरह अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकी जिसकी बेस पे वो, ज़ाहिर है इसमें कोई ना पॉलिटिकल और बाकी इनसाइड और आउटसाइड भी चीज़ें चल रही होती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की तो बेल मैंने क्योंकि ख़ुद कवर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्यों हुई थी। उसमें नैब जब उनसे इन्वेस्टिगेट कंप्लीट हो गई और रेफरेंस फ़ाइल अभी नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने ये पूछा नैब से कि आप अब हमें ये बता दें, आपने इन्वेस्टिगेट कंप्लीट कर लिया, उनके जी कर लिया, अब रेफरेंस फ़ाइल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ये बताएं कि आपने अरेस्ट क्यों रखना है। तो जिस पे नैब कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सकी थी, तो जिस बेस पे ही
उनकी ज़मानत हुई। और उस टाइम भी मैं खालिसन आपको कह रहा हूँ कि नैब मुतमिन नहीं कर सकी थी कि अब रिक्वायर्ड क्यों है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, अब रेफरेंस फाइल होना है और जब सज़ा होगी तब बंदा फिर गिरफ़्तार हो जाएगा, तो इसलिए शाहिद अब्बासी की उस टाइम ज़मानत हुई। इसी तरह जरदारी साहब की हुई थी लीगल ग्राउंड पे, और वो मैं आपको बड़ा मेडिकल ग्राउंड पे हुई थी। और हुआ ये था कि एक दिन ये हुआ कि मेडिकल ग्राउंड पे होनी थी और फ़ारूक एच नाइक और ये पहुँचे हुए थे नैब प्रोसिक्यूटर, और इनको शायद ये था कि अभी तक वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जब कोर्ट स्टार्ट हुई तो चीफ़ जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब के वो टेबल पे मौजूद थी, रिपोर्ट उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा ये पढ़ें, और उसमें वो मेडिकल ग्राउंड पे उनको ज़मानत दे दी गई। और वो खैर उस टाइम बीमार भी थे, कहा ये जा रहा था, और हम बीमारी पे मैं आपको पता कमेंट नहीं करता, किसी को भी इंसान को बीमारी लग सकती है, अल्लाह ताला हर को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मरियम नवाज़ की ज़मानत का मैं शुरू में बता चुका हूँ कि वो कैसे हुई है। एक तो सस्पेंशन हो गई थी 2018 में, एवनफील्ड रेफरेंस में उनको सज़ा थी, वो अभी उनकी अपील पेंडिंग है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जैसे ही कंप्लीट होगी तो वो देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला होगा। चौधरी शुगर मिल में अभी तक रेफरेंस ही नहीं आया, तो उसमें मेरे ख्याल में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। अब जो रेफरेंस आ जाएगा तो और उसमें मज़ीद कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हुई तो तब गिरफ्तारी हो सकेगी। ये था जी आज का हमारा आपके साथ एक इंटरेक्शन। तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर इसमें हमें आपने रिप्लाई देना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।